गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और पीछे की जितनी भी चीज़ों को पढ़े हैं उनको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी पेशेंस के साथ और पूरी लगन के साथ। देखिए, थोड़ा वीडियो डालने में तो लेट हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अब वीडियो डालने में लेट नहीं होगी। आज हम लोग लेक्चर 19 करेंगे, ठीक है। लेक्चर 18 तक हम लोग कर चुके हैं, उसके ठीक बाद जो टॉपिक है वही हम लोग करेंगे, कुछ नहीं छूट रहा है। तो आप लोग अच्छे से करिएगा, पीछे की सारी लेक्चर्स को देखने के बाद एक लेक्चर को देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग लेक्चर 19 करते हैं। इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आगे का जो टॉपिक होगा वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है आपको यहाँ दिखाई देगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस R। एक चार्ज Q है जिसको हम लोगों ने यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया है एक रिंग के ऊपर जिसका रेडियस R है। अ चार्ज Q0 इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द रिंग। एक Q0 चार्ज है जिसको हम लोगों ने सेंटर पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। सेंट्रल चार्ज है वो उस रिंग का। तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज इफ द स्मॉल लेंथ x ऑफ द रिंग इज कट आउट। मतलब उस रिंग में से एक स्मॉल लेंथ x को अगर हम लोग कट कर लेते हैं तो जो नेट फोर्स लगेगा सेंट्रल चार्ज पे वही हमको निकालना है। तो क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों के दिमाग में? क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आखिर ये सॉल्व होगा कैसे। ध्यान दीजिए, यहाँ इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। सॉल्यूशन देखिए क्या दिया था कि एक रिंग है, मान लेते हैं ये हमारा रिंग है, ठीक है, जिसका रेडियस है R और इस पे जो चार्ज है वो है Q। क्लियर है, इस पे चार्ज Q है। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक सेंटर पे, ये जो इस रिंग का सेंटर है, इस पे एक चार्ज ला दिए Q0। ये क्या है? रिंग है, क्लियर है। अब सेंट्रल चार्ज हमारा Q0 हो गया। अब बोल रहे हैं कि इस रिंग का हमने एक लेंथ काट करके निकाल दिया, ठीक है, क्लियर है। इस लेंथ को हमने कट आउट कर दिया और इस लेंथ की लंबाई कितनी थी? x थी, क्लियर है। मतलब x लेंथ जो रिंग का था हमने उसको कट करके बाहर निकाल दिया। तो जो इस सेंट्रल चार्ज पे नेट फोर्स बनेगा वही हमको कैलकुलेट करना है ड्यू टू रिंग। अब ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले जब रिंग पूरा था सेंट्रल चार्ज पे जो नेट फोर्स था वो क्या था? 0 था, क्योंकि इधर के फोर्स देखते इसमें तो इधर लगता, तो ठीक उसका अल्टरनेटिव इधर मिल जाता। यहाँ एक कारण अगर फोर्स इधर आ रहा था तो इधर एक कारण ठीक फोर्स इधर चला जाएगा। तो नेट फोर्स हमेशा 0 था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब रिंग है उस पर इक्वली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेंटर पे कोई भी चार्ज रखें उस पर नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। लेकिन जैसे ही हमने इस x को कट करके बाहर निकाला तो इसके ठीक सामने जो पोर्शन था, ये इसमें फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, और ये जब अवेलेबल था तो उस समय ये वाला पार्ट फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा था, तो कट आउट हो जा रहा था, नेट फोर्स कैंसिल हो जा रहा था। लेकिन अब क्या है कि ये वाला पोर्शन तो हट गया है, तो वो नीचे की तरफ फोर्स लगा नहीं रहा है, तो ओवरऑल इस पे नेट फोर्स हमें किस ऊपर की तरफ मिल जाएगा। यही नेट फोर्स हमें निकालना है, क्लियर है। मतलब सिंपल भाषा में एक बार और समझ लीजिए कि पहले नेट फोर्स इस सेंट्रल चार्ज पर रिंग के कारण 0 था, लेकिन जैसे ही इस पोर्शन को काट करके हम लोगों ने बाहर निकाल दिया तो जो उसके ठीक सामने का पोर्शन है, जो हम पहले इसके फोर्स को कैंसिल आउट कर दे रहा था, अब कैंसिल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये फोर्स 0 हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और वही फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस x को जो हम लोग काट करके निकाले हैं इसकी एनालिसिस हम लोग करते हैं, क्लियर है। तो हम मान लेते हैं कि जो इस पे कट करके निकाले उस पे जो चार्ज था वो dq था। dq को हम लोग क्या मान लेते हैं? चार्ज ऑन द कट आउट पोर्शन ऑफ द रिंग। रिंग का वो पोर्शन जिसको हम लोगों ने काट के निकाल दिया उस पर चार्ज dq था। तो dq चार्ज, और ये dq होगा कितना? तो आप जानते हैं कि इस पे जो नेट चार्ज है वो q है, क्लियर है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा? q/2πr। ये हम लोग का चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितना था? x। तो ये हम लोग का निकल गया dq। मतलब जो पोर्शन हम लोग कट करके निकाले उसमें इतना चार्ज रहा होगा। अब इतना चार्ज इस पे था तो कुछ फोर्स लगा रहा था, उतना ही चार्ज नीचे से उल्टा फोर्स लगा दे रहा था तो कट आउट हो जा रहा था। लेकिन अब उतना ही चार्ज जो नीचे रहेगा वो तो अब लगा रहा है फोर्स, लेकिन ऊपर से कैंसिल करने का कोई नहीं है। इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्स के द्वारा ये जो चार्ज है ये अभी भी मानिए इसके सामने ठीक कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो वही फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? नाउ DFE, मैंने फोर्स निकालना हम लोग का, और ये फोर्स कितना हो जाएगा? आप जानते हैं कॉलम्स लॉ के अनुसार Q4πε/r² होता है। यहाँ पे
जो चार्ज हम लोग कट करके बाहर निकाले वो इतना था, जितना हम लोग बाहर निकाल दिए उतना ही उसका ठीक सामने से उस पर लगेगा, यही चार्ज हो जाएगा Q बाई 2πr इंटू एक्स। क्लियर है? सेंट्रल चार्ज Q नॉट बाई 4π एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस r स्क्वायर। ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा Q नॉट x अपॉन 4 टू द 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर है? तो ये हमारा आ गया जो फोर्स लगेगा, जो चेंज इन फोर्स होगा, मतलब चेंज इन फोर्स नहीं बोलेंगे हम, उसको फोर्स जो लगेगा इस सेंट्रल चार्ज को रिंग के कारण, क्योंकि पहले नेट फोर्स 0 था लेकिन अब नेट फोर्स आएगा और नेट फोर्स कितना होगा, इतना होगा। कितना होगा? Q नॉट x बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r क्यू। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन था, बस यही ध्यान रखना था कि पहले जो फोर्स था वो 0 था लेकिन बाद में वो फोर्स 0 नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो फोर्स नीचे लगा रहा था उसको ये कैंसिल कर रहा था, लेकिन ये जो लगा रहा है उसको ये कैंसिल कर रहा था, लेकिन अब क्या था कि इसको काट करके जब हटा दिए तो इसका फोर्स तो ठीक ऊपर लग ही रहा था, मैंने जो आमने सामने एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे वो वाली बात खत्म हो जाएगी, एक था और एक नहीं है, ये खत्म हो गया तो इसका फोर्स दिखेगा, वही फोर्स दिख रहा है नेट फोर्स के तौर पे। ठीक है? और ये नेट फोर्स इतना होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आसान क्वेश्चन था, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए पूछ देता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ फ्लैश होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि a charge q is uniformly spread over a ring of radius r. Another point charge q naught is placed at the center of the ring. Find the increase in the tension of the ring due to the introduction of the central charge. क्लियर है? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन देख लिया आप लोग? चलिए अब उसकी एनालिसिस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रिंग है, क्लियर है, जिसका रेडियस r है, इस पे जो चार्ज हम लोग दिए हैं Q है जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है इस पे। क्लियर है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेंटर पे हम लोग चार्ज ला रहे हैं Q नॉट। क्लियर? Q नॉट चार्ज ला रहे हैं, तो पूछ रहा है कि Q नॉट चार्ज लाने के कारण जो रिंग में एक टेंशन है उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा, वही इंक्रीज निकालना है, क्योंकि टेंशन कितना बढ़ जाएगा ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस थर्ड चार्ज। देखिए कहने का मतलब ये है कि रिंग मानी हमारे पास था, तो रिंग के पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़े हुए हैं ना, तभी तो रिंग फॉर्म हुआ होगा। ठीक है? तो वो आपस में कुछ टेंशन फोर्स लगा करके रिंग की फॉर्मेशन किए हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग बीच में सेंट्रल चार्ज लाएंगे और वो सारे पार्टिकल्स को तो चार्ज ऑलरेडी हम लोगों ने दे दिया है, तो ये उस पर फोर्स लगाएगा, उसको रिपेल करेगा। अब जैसे ये रिंग है, ये सब पे चार्ज है। क्लियर है? अब सेंटर पे जब हम चार्ज ला दिए तो ये दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे को इसको रिपेल करना चाहेगा, तो यहाँ का पार्टिकल ऊपर जाना चाहेगा ना, लेकिन ये वाला पकड़ के रखा रहेगा। उससे क्या होगा कि रिंग में एक टेंशन जनरेट होगा। क्लियर है? रिंग ऑलरेडी टेंशन था सारे पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन थर्ड चार्ज लाने के कारण उस टेंशन में थोड़ी इंक्रीमेंट हो जाएगी। क्लियर है? फोर्स ऑफ कूलम्ब फोर्स के कारण। क्लियर है? अब उसी टेंशन को हम लोग को निकाल लेना है। ठीक है? और ध्यान से देखिए, इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसके छोटे से पार्ट को निकालते हैं। ये वाला जो पार्ट है, क्लियर है, इसको हम लोग कट करके निकालते हैं और इसकी एनालिसिस करते हैं। मान लेते हैं यही पार्ट था, वो ये सेंटर था, ये उस पार्ट था। क्लियर है? और ध्यान से देखिए, ये वर्टिकल एंगल बनाया था हम लोग, इस एंगल को हम लोग डी थीटा ले लेते हैं और इसको भी हम लोग डी थीटा ले लेते हैं, मतलब ये भी डी थीटा, ये भी डी थीटा। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना लीजिए, ये वाला स्ट्रेट लाइन कर लीजिए, टेंजेंट जिसको बोलते हैं। क्लियर है? टेंशन ये वाला इधर टेंशन, टेंशन पुल फोर्स है ना, इधर लगेगा और इसका टेंशन इधर लगेगा, ये टेंशन इधर, ये टेंशन इधर। क्लियर है? अब ये डी थीटा है तो ये 90 माइनस डी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस डी थीटा, तो ऑटोमेटिक फिर डी थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये भी डी थीटा हो जाएगा। क्लियर है? और चलिए ध्यान से देखिएगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पर हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
ये एक टेंशन, तो टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस डी थीटा, एक इधर जाएगा टी कॉस डी थीटा, नीचे आएगा 2t साइन डी थीटा, साइन का कंपोनेंट नीचे, कॉस का कंपोनेंट ऊपर। अब ध्यान से देखिए, कॉस कॉस वाले को तो कैंसिल कर देगा, लेकिन साइन का एक जो टेंशन का साइन कंपोनेंट है, इधर वाले टेंशन का और इधर वाले टेंशन का, वो नीचे की तरफ आ रहा है। ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि इस पार्ट का जो टेंशन का कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन रिंग तो अपने शेप में ही है, तो इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स कट कर रहा है। तो कौन कट कर रहा है? जो सेंट्रल चार्ज जो है, इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा कूलम्ब फोर्स ऊपर की तरफ, वही इस टेंशन फोर्स को रिपेल करेगा। क्लियर है? क्यू नॉट जो लगाएगा फोर्स वहीं ऊपर की तरफ लगेगा, और जो टेंशन का कंपोनेंट नीचे की तरफ उसको कैंसिल आउट करेगा, ताकि रिंग अपने शेप में रहे, नहीं तो रिंग डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान से देखिए, अब मान लेते हैं इस पे जो चार्ज था वो dq था। क्लियर? तो हियर जो dq का कितना हो जाएगा, पूरे पे चार्ज q था टोटल लेंथ पे, तो चार्ज पर एक लेंथ 2πr, और जो इसकी लेंथ थी, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी टोटल, जो हम लोग ये लिए हुए हैं, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू L/r होता है, मतलब L इक्वल टू r थीटा होता है, तो r तो r ही रह जाएगा, और थीटा कितना है, 2d थीटा है ना, तो 2d थीटा, यही हमारा रिक्वायर्ड लेंथ हो जाएगा इस आर्क का जो हम लिए हैं। तो ये r 2d थीटा, r से r कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा dq, q/π इंटू d थीटा। ये हमारा क्या निकल गया कि जो आर्क की हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उस पर जो चार्ज है वो ये निकल गया। अब देखिए, अब ध्यान से, अब इससे कारण फोर्स देख लेते हैं। क्लियर? अब जो फोर्स होगा इस चार्ज का और ये सेंट्रल चार्ज के बीच में, इस चार्ज का और सेंट्रल चार्ज के बीच में कितना हो जाएगा, dq इंटू क्यू नॉट, क्लियर है, बाई 4πε0 r²। क्लियर है? और ये किसके बराबर होगा, जो टेंशन का नीचे की तरफ आ रहा है नेट फोर्स, इसके बराबर होगा। क्लियर है? सॉल्व करते हैं इसको, तो देखते हैं कि 2t साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dq की वैल्यू रख देते हैं q d थीटा बाई 4πε0 r²। क्लियर है? इसको और सॉल्व करेंगे तो टेंशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, क्या आएगा, ये देखिए डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? और आएगा ये q बाई 4 टू 8 π² ε0 r², ये 2t साइन डी थीटा था ना, कुछ मिस्टेक हुआ, साइन डी थीटा थीटा नहीं था, साइन डी थीटा था और ये डी थीटा था, सॉरी डी थीटा थीटा कैंसिल नहीं होगा, मिस्टेक होते हैं। ये डी थीटा था और ये भी डी थीटा। ठीक है? यह मिस्टेक ये हुआ है कि साइन डी थीटा का ही एंगल, डी थीटा एंगल का ही साइन हो ले रहे हैं, तो साइन डी थीटा और इधर भी डी थीटा कैंसिल आउट नहीं होगा, मिस्टेक हो रहा था वहाँ। चलिए, तो ये हो जाएगा डी थीटा और ये साइन डी थीटा। क्लियर है? अब देखिए, ये रिजल्ट आया हम लोग का टेंशन का, लेकिन इसमें कुछ टर्म है डी थीटा के और साइन डी थीटा के, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। क्लियर है? और ये यहाँ पे फिर कुछ गलती हो रही है, यहाँ क्यू नॉट था, यहाँ भी क्यू नॉट था। क्लियर है? कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम यहाँ देखें हम लोग इस्टेब्लिश किए हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाए हैं, दोनों फोर्स बराबर किए और उसके आगे मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ठीक है? अब ध्यान से देखिए, अगर थीटा 0 को टेंड करता है, क्लियर है, थीटा 0 को टेंड करता है तो साइन थीटा भी थीटा को टेंड करेगा, आप जानते हैं। क्लियर? वो भी 0 की तरफ जाएगा, मतलब थीटा को टेंड करेगा। ये कंडीशन आपको पता है कि इफ थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा विल ऑल्सो टेंड टू थीटा, मतलब कि यहाँ पे जो साइन डी थीटा है उसके जगह हम डी थीटा लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि डी थीटा तो बहुत छोटा है, 0 को टेंड कर रहा है, मतलब साइन डी थीटा भी डी थीटा को टेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि टेंशन इक्वल टू क्यू नॉट डी थीटा बाई 8π² ε0 r² डी थीटा। तो छूट रहा है, देखिए क्यू का टर्म छूट रहा है, कहाँ छूट रहा है भाई, तो ये q/π वाला था, तो यहाँ q एक छूट रहा है। क्लियर है? चलिए, ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा q नॉट
बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये जो टी हमारा एडिशनल आएगा, ये एडिशनल टेंशन आएगा। पहले से रिंग में ऑलरेडी टेंशन था, लेकिन सेंट्रल चार्ज के आने से जो टेंशन इंक्रीमेंट हुआ वो इतना होगा। कितना होगा? क्यू टाइम्स क्यू नॉट बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है? तो आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझने वाली बात थी, नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आसान है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q each are placed at the vertices of a regular tetrahedron of side length small a. Find the net force on the 5th identical charge placed at the center of one of the faces। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में क्या है ना, अब हम लोग 3 डायमेंशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 डायमेंशन के क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, इसके एनालिसिस करते हैं। क्या होगा? बोल रहा है टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन कैसा होता है? ऐसे ट्रायंगुलर होता है, सारे साइड बराबर होते हैं, ये सारे बराबर है, और इसके ठीक ऊपर एक पॉइंट इतना ही लेंथ का यहाँ पे लेते हैं। सच दैट कि मान लेते हैं एक पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, इसके ठीक ऊपर है। सच दैट कि इस पॉइंट से ये लेंथ और ये लेंथ और ये दूरी, मतलब ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी तीनों बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, ये पॉइंट इसके ऊपर है, इतना ऊपर है, ये तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे, तो क्या बनता है? टेट्राहेड्रन बनता है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रन बन गया ये। अब टेट्राहेड्रन बन गया तो बोल रहा है कि चारों पे एक एक चार्ज रख दिया हमने, जिसका मान लेते वैल्यू यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q। अब बोल रहा है किसी भी एक, इसमें फेस कितने बने? एक नीचे वाला फेस और 3 ट्रायंगुलर फेस साइड से, मतलब टोटल 4 फेस हैं। अब किसी भी एक फेस पर के सेंटर पर, फेस मान लेते हैं जो नीचे वाला फेस है उसके सेंटर पर हम एक चार्ज रख दिए। कौन सा चार्ज? एक मान लेते हैं Q0 रख दिए। क्लियर? इतना ही चार्ज रखा गया, आइडेंटिकल चार्ज रखा गया है। मतलब चारों वर्टिसेस पे एक एक चार्ज रख दिया आइडेंटिकल। अब कोई भी एक फेस, इधर का ट्रायंगुलर, इधर का ट्रायंगुलर, या इधर का ट्रायंगुलर, या नीचे का ट्रायंगुलर, किसी भी एक फेस पे हम लोग उसके सेंटर पे एक क्या रख दिए? फेस के सेंटर पे एक वैसा ही आइडेंटिकल चार्ज रख दिए जो वर्टेक्स पे रखे थे। ठीक है, तब हम लोग को क्या देखना है कि जो सेंट्रल चार्ज है, ठीक है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है। क्लियर है? जो सेंटर पे चार्ज रखेंगे तो हम लोग इस फिगर में जो सबसे नीचे वाला ये दिख रहा है ट्रायंगुलर फेस, उस पे हम लोग रखें। आप साइड वाले पे भी इमेजिन कर सकते हैं, कहीं भी इमेजिन कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर है? अब इस 5th चार्ज पे नेट फोर्स कितना हुआ, ये हमको निकालना है। क्लियर है? सबसे पहले ये बताइए, अगर इसका लेंथ ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। क्लियर है? इमेजिन हो रहा है कि ये बीचों बीच है और सबसे दूरी ए है। अब बताइए ये ए है, ये ए है, तो थोड़ा सा इमेजिन करिए, ये फिगर कुछ ऐसा यहाँ ऊपर आएगा और ये वाला जो दूरी है, ये जो सेंटर से दूरी है, ये वाला, ये कितना आएगा? अब देखिए ऊपर वाले को भूल जाइए,
इस ट्रायंगल में जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो सेंट्रॉइड जो होगा, जो वर्टेक्स से दूरी होती है वो 2:1 के रेशियो नापता है ना, तो ये a/√3 आता है। आप पहले देख चुके हैं बहुत सारे कैलकुलेशन में, ध्यान से देखिए। ये ट्रायंगल है, इसका ये मीडियन है और ये सारा लेंथ ए है। तो ये वाला जो मीडियन है सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये a है, तो ये a/2, ये पूरा a है। तो ये छोटा वाला दूरी a/2 हो गया, बीचों बीच बांट दिया, और ये a है, तो ये वाला दूरी कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, a² - a²/4, मतलब √3a/2। अब √3a/2 को 3 हिस्सा में बांट दीजिए, तो 3x = √3a/2, मतलब x = a/2√3। तो 2x कितना हो जाएगा, a/√3, मतलब ये 2x, ऊपर वाला 2x होता है तो a/√3 और नीचे वाला x होता है वो a/2√3। ठीक उसी तरह ये वाला दूरी a/√3 और नीचे वाला दूरी a/2√3। तो हमको ऊपर वाले से मतलब है ये वाला दूरी मिल गया। अब ध्यान से देखिए, ये वाला दूरी मिल गया, मतलब थोड़ा इमेजिन करिए, ये ट्रायंगुलर नीचे वाला था, उसके फेस का और उसके एक वर्टेक्स की दूरी मिल गई a/√3, और ठीक उसके टॉप पे ये वाला दूरी हमको निकालना है, और हमको ये दूरी a पता है, मतलब कि हमको ये पता, मतलब ये ऊपर वाला पॉइंट है जो सामने था इसके, ये वाला है, और ये वाला जो दूरी है a/√3, तो हमको ये दूरी ना निकल जाएगा। इमेजिन हो रहा है, ये पॉइंट कहाँ है, ऊपर है, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, क्लियर है। ये वाला दूरी ये वाला पॉइंट है, और ये जो है ये सेंट्रल चार्ट है। यही चीज हम दिखा रहे हैं आपको, ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, और ये वाला यहाँ है। ये a/√3 दिखा दिए, ये वाला a है, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, a² - a²/3 √2a/√3, क्लियर, यही आएगा। ये दूरी निकल गया। अब बताइए एक पल के लिए, अब हमको इसी पे नेट फोर्स निकालना था ना, तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। 4 चार्ज हैं और ये 5वां चार्ज है, तो 5वें चार्ज पे इन चारों के कारण देखना है कि अगर इसको भूल जाइए ऊपर वाले को, तो इन तीनों के कारण तो इस पे चार्ज कितना होगा, 0 होगा, सॉरी फोर्स 0 होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसके वर्टेक्स पे अगर इक्वल चार्ज, आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए हैं, तो जो सेंटर पे फोर्स लगता है आइडेंटिकल, जो यहाँ कोई भी चार्ज कोई मैटर नहीं करता है, बस रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए और सारे वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज होने चाहिए। तो सेंट्रल चार्ज पे जो फोर्स लगेगा 0 होता है, तो इन तीनों के कारण तो फोर्स 0 हो गया। बचा यही चौथा ना, इस चौथे के कारण फोर्स लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन 5th चार्ज इक्वल टू, ये भी चार्ज q था और ये ऊपर वाला ही बचा था VQ/4πε0 r² की जगह क्या, इसी का स्क्वायर कर देंगे ना, तो 2a/3, ये क्या हो जाएगा 3q²/8πε0, ये का स्क्वायर हो जाएगा, ये नेट फोर्स, टोटल फोर्स आएगा, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, बस एनालिसिस करना था आपको टेट्राहेड्रन का, क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस लेक्चर में यहीं तक, अगले लेक्चर में फिर हम लोग इसके आगे करेंगे। तो तक अच्छे से पढ़ते रहिए और देखिए कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करिएगा। हमेशा बोलते हैं कंसिस्टेंसी से ही आपकी सक्सेस निर्भर करेगी। रोज पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।